अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इतने ज्यादा पावर आपने दे दिए, बिना उसके कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास नहीं होगा और वहां पे कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद सबसे मजेदार पार्ट आता है पार्ट 3, और यही वो पॉइंट था जो 370 के एब्रोगेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था, लेकिन इसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी और जून 1949 आते आते लगभग ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह बन गया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में क्या योगदान था। जैसा आप जानते हैं कि जब भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रिंसली स्टेट्स के साथ साइन हुआ था तो सिर्फ 3 ही मुद्दों पे हुआ था, जिसमें पहला आता है आपका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये 3 चीजें ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मांगी गई थी जो इंडिया एज अ सेंट्रल बॉडी कंट्रोल करेगी। लेकिन जो एक राज्य के इंटरनल अफेयर्स रहेंगे, किस तरीके से उस राज्य को चलाना है, इसका मौका उस राज्य के प्रिंसली स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को दिया जाएगा कि आप एक बार तय कर लो कि आपको क्या क्या चीजें किस तरीके से चलानी है। जिसमें लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स ने यह बोल दिया था कि हमारे बहुत ही छोटे मोटे प्रोविजंस हैं जो आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इंडिया के ऐड कर दो तो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इन सभी मीटिंग्स में जो भी प्रिंसली स्टेट्स के साथ हो रही थी, इसमें जम्मू एंड कश्मीर शामिल नहीं था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के एक्सेशन जब हुआ तो इसकी कहानी ही पूरी अलग है। और इसी के साथ साथ हम चलते हैं वापस उसी मीटिंग में जिसको हम दिल्ली अंडरस्टैंडिंग्स कहते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और शेख अब्दुल्ला तीनों मिले थे दिल्ली में। तो अब ये दिल्ली अंडरस्टैंडिंग मीटिंग्स का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि कश्मीर का फ्यूचर कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि कश्मीर जो है वो खुद यूएन में पड़ा हुआ है इस वक्त, उसी के साथ साथ पाकिस्तान ने आधा ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसमें नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह आप कोई भी संविधान लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी यूएन ने रेजोल्यूशन दिया वो आप किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे। इसीलिए इसको रन करने के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बनाई गई जिसको हम आज आर्टिकल 370 कहते हैं। तो जब ये तय हो गया कि कश्मीर को एक टेम्परेरी अरेंजमेंट में चलाया जाएगा तो कश्मीर से ही स्पेशली 4 लोगों को बुलाया गया, उनके सजेशंस और ओपिनियंस लेने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस तरीके के प्रोविजंस चाहते हैं। और इन्हीं 4 लोगों के ओपिनियंस और सजेशंस को लेकर के उस वक्त के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य एन गोपालास्वामी एंगर ने आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया। और ये आर्टिकल 370 26 जनवरी 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है उसी के साथ साथ आर्टिकल 370 भी लागू किया जाता है। तो अब अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो ये हमेशा से ही एक टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनरी प्रोविजन था। ये कहीं से भी स्पेशल और परमानेंट प्रोविजन नहीं था। 1962 तक भी जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी स्पेशल प्रोविजन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब आर्टिकल 370 को अगर हम समझें तो इसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला पार्ट, उसके भी 4 सब पार्ट्स थे। अब सबसे पहले पार्ट का सब पार्ट ये कहता है कि आर्टिकल 238 जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा। अब आर्टिकल 238 का मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946 से, तब सभी रियासतों को एक एक कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के साथ कई और रियासतें भी थी, जैसे हैदराबाद और भी कुछ रियासतें थी जिनको एक ही कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रोविजंस थोड़े अलग। लेकिन ये जो कैटेगरी थी ये कोई ज्यादा स्पेशल कैटेगरी नहीं थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला था वो यूएन तक चला गया और उसमें एक अलग ही किस्म की दिक्कत चल रही थी। तो इसको इस कैटेगरी से हटा करके एक अलग ही कैटेगरी में रखा गया, जिसमें ये बोला गया कि 238 आर्टिकल इस पे लागू नहीं होगा और 370 ही लागू होगा खुद। अब इसका जो सब पार्ट बी है उसको समझने से पहले एक बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का लेजिस्लेटिव सेक्शन समझ लेते हैं। तो पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव सेक्शन 3 लिस्ट में डिवाइड होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होता है जो एक सेंट्रल बॉडी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अब यूनियन लिस्ट में वो सारे आइटम्स होते हैं जो सेंट्रली इंडिया अपने लेवल पे कंट्रोल करेगी। स्टेट लिस्ट में वो सारे आइटम्स होते हैं जो एक स्टेट अपने लिए डिसाइड कर सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें इंडिया एज वेल एज जो स्टेट मिल करके एक कानून बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो अब सब पार्ट बी को समझते हैं, जिसमें इन्हीं 3 लिस्ट का मेन योगदान रहेगा। अब जैसा कि हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये चीज क्लियर होती है कि 3 ही चीजों पे डिस्कशन होगा, आर्मी मतलब डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, जो कि आपका यूनियन लिस्ट के सेक्शन में आ जाता है। तो मेजरली जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये बोला गया था कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का ही इन्वॉल्वमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ, स्टेट लिस्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं होगा। और उसमें भी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से वही आइटम उठाए जाएंगे जो कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि नहीं। अच्छा, पार्ट बी में एक चीज और मेंशन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा भी जम्मू एंड कश्मीर में कोई कानून लागू करना है तो उसके लिए उनको
जम्मू एंड कश्मीर सरकार की कांग्रेंसी मतलब रजामंदी की जरूरत पड़ेगी। बिना उसके कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास नहीं होगा और वहां पे कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद जो सब पार्ट सी आता है उसमें बहुत सिंपल सी एक चीज मेंशन थी कि जम्मू एंड कश्मीर पे सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स लागू होंगे, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 खुद। इसके अलावा और कोई भी आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा। आर्टिकल 1 का मतलब बस ये रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही अपना एक इंटीग्रल हिस्सा रहेगा। अब इसका लास्ट सब पार्ट डी है वो सब पार्ट सी से ही रिलेटेड है। जैसा कि सब पार्ट सी में हमने समझा कि सिर्फ आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही लागू हो सकता है। आर्टिकल डी में यह है कि अगर मान लीजिए इसके अलावा भी कोई आर्टिकल लागू करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो उसके 2 तरीके थे उस वक्त। सबसे पहला तो यह है जो हमने पहले डिस्कस किया था आर्टिकल बी में कि अगर कोई कानून पास करना है तो आपको जेएनके गवर्नमेंट से जाके उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, कांग्रेंसी लेनी पड़ेगी और तब जाकर के ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अलावा भी आपको कोई अपना कानून पास करना है जिसमें अगर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी आइटम्स है तो उनसे कंसल्टेशन करो, जेएनके गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करो और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा लो। यहाँ पे उनकी रजामंदी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 370 का पार्ट 1 जिसमें 4 सब पार्ट थे। तो अब आर्टिकल 370 का पार्ट 2 ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी। तो अब समझने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ये होता है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो और उसके बाद आप बर्खास्त हो जाओ, डिसॉल्व हो जाओ। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर के केस में उनको थोड़े अलग पावर्स दिए गए थे, जिसमें अगर आपको किसी भी मैटर पे कोई भी कानून लाना है तो अभी तक हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि जेएनके गवर्नमेंट से हमें कंसल्टेशन या कांग्रेंसी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये भी होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इनकी भी रजामंदी की हमें जरूरत पड़ेगी अगर कोई भी चेंजेस या प्रोविजन हमें इनके कॉन्स्टिट्यूशन में डालने। अब इसके बाद सबसे मजेदार पार्ट आता है पार्ट 3 जिसमें आर्टिकल 370 को अगर हटाना है जम्मू एंड कश्मीर से तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर जारी किया जाएगा उसके लिए एक कानून बनाया गया था कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशंस मिलेंगे, उसके बाद ही प्रेसिडेंट उन ऑर्डर्स को पास कर सकता है। अब यहाँ पे ना कांग्रेंस वर्ड यूज किया गया है मतलब रजामंदी और ना ही कंसल्टेशन यूज किया गया है, यहाँ पे रिकमेंडेशन यूज किया गया है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर बोलेगी तब प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो इस आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं या नहीं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इतने ज्यादा पावर आपने दे दिए, अब उसके पावर को बिना किसी और को ट्रांसफर किए आपने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर डिसॉल्व कर दिया तो फिर वो सारे डिसीजंस कौन ले सकता। और यही वो पॉइंट था जो 370 के एब्रोगेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब इसके बाद तारीख आ जाती है 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान फाइनली लागू हो जाता है हिंदुस्तान और इसी के साथ साथ धारा 370 भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो जाती है। तो जैसा कि पीछे हमने समझा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई जाएगी जम्मू एंड कश्मीर के लिए जिसके इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट होते हैं 1951 में। और ये इलेक्शन प्रोसेस काफी इरेगुलर था जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी वही जीतती है। और इसी इलेक्शन के बाद 31 अक्टूबर 1951 को फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर देती है। तो अब जब फाइनली जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था तो जुलाई 1952 में एक दिल्ली एग्रीमेंट होता है जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच। इस एग्रीमेंट में जवाहरलाल नेहरू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज्यादा लागू कराना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर एक नया स्टेट ये जो बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर जिसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ये तभी ग्रो कर पाएगा जब इसकी अलाइनमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादा रहेगी। अब उनका ऐसा मानना था कि जब इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा इन्फ्लुएंस होना चाहिए कश्मीर के ऊपर और उसी के साथ कोई ऑडिट कंट्रोल अगर कराना है तो उसका भी इन्फ्लुएंस जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट में जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो ऐड हो, पर शेख अब्दुल्ला यहाँ पे एकदम ऑपोजिट ही गेम खेल रहे थे। जहां जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि और साथ में काम करते हैं वहां पे उनको और ऑटोनॉमी चाहिए थी। जैसे कि उन्होंने इस एग्रीमेंट में कुछ प्रोविजंस डालने के लिए बोला कि उनको एक इंडिविजुअल फ्लैग चाहिए, उसी के साथ साथ उनको एक नई पोस्ट बनानी है सदरे रियासत, और उसी के साथ वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम को पीएम की पोस्ट दी जाए, सदरे रियासत को और ऑटोनॉमी दी जाए बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे शेख अब्दुल्ला थोड़ा सा गेम खेल रहे थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, और इसी के साथ साथ उनको सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन मंजूर नहीं था, और इसके साथ साथ उनको ये भी था कि कहीं भी प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी नहीं लगा सकता जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स इंडियन सिटीजन्स के राइट से अलग होंगे, बहुत सारी चीजों पे कहीं अग्री हो ही नहीं पा रहे थे। बहरहाल जवाहरलाल नेहरू इन सभी शर्तों पे अग्री कर गए। उनका ऐसा मानना था कि सभी चीजें बहुत पीसफुल तरीके से हो जाए, और उनका थोड़ा भरोसा भी था शेख अब्दुल्ला पे कि आने वाले समय पे वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में कश्मीर को आगे ले जाएंगे। अब इसी दिल्ली एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं वो 1952 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में और 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में फाइनली पास की जाती है। अब 1952 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसमें कई सारी चीजें, लेकिन जो सबसे मेन चीजें थी वो ये थी
कि मोनार्की को अबॉलिश करना पड़ेगा, मतलब हरि सिंह की अब कोई भी हुकूमत नहीं रहेगी और वो कोई भी हक के तौर पे अपनी रियासत नहीं चला सकते। और इसी के साथ साथ सदर रियासत नाम की एक पोस्ट बनाई जाएगी जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट रखी जाएगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर तो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्ट डेजिग्नेटेड थी, लेकिन अब एक प्रेसिडेंट की पोस्ट भी ऑफिशियली डेजिग्नेटेड रहेगी वहां पे, जो कि उस टाइम पे करण सिंह को दी गई थी, जो हरि सिंह के बेटे थे। और 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको समझने से पहले हमें एक छोटा सा वाक्य जो 1953 में हुआ था उसको समझना जरूरी है। अब यहाँ तक आते आते शेख अब्दुल्ला से थोड़ी पावर संभल नहीं रही थी, वो प्रो इंडिया से एंटी इंडिया होते जा रहे थे। उनकी डिमांड्स और बहुत सारी चीजें जो है वो थोड़ा पाकिस्तान की तरफ दिखती जा रही थी। अब इसका जो असर था वो जवाहरलाल नेहरू पे इस तरह पड़ा कि उन्होंने सदर रियासत को फाइनली रिक्वेस्ट करी और शेख अब्दुल्ला की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसे 8 अगस्त 1953 को बर्खास्त कर दिया गया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को, जो उस वक्त शेख अब्दुल्ला के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये काफी प्रो इंडिया थे। तो अब 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 35A, जिसके तहत जो परमानेंट रेसिडेंसी है जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही दी जाएगी, उसके तहत जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, फिर चाहे वो जॉब के मामले में हो, चाहे फिर वो कोई परमानेंट आपको घर खरीदना हो, आपको वहां रहना हो, कोई भी काम करना हो, उसकी प्रायोरिटी से वो सिर्फ और सिर्फ अधिकार जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स का ही हो। अब इस आर्टिकल के चलते अगर मान लो मैं 100 साल भी वहां रह लेता हूँ तो मैं या मेरी फैमिली में कोई भी जम्मू एंड कश्मीर में घर नहीं खरीद सकता, वहां सिर्फ किराए पे ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये 35A आर्टिकल जो है इसकी जड़ें 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लॉ से निकलती। स्टेट सब्जेक्ट लॉ महाराजा हरि सिंह ने उस दौरान लागू किया था, जिसके विरोध में शेख अब्दुल्ला खड़े हुए थे। उस लॉ में उन्होंने मेजरली हिंदुओं को प्रायोरिटी दी थी किसी भी मौके में, किसी भी काम में, जॉब में, जो हमने पहले एक बार समझा था। तो वही सेम चीज शेख अब्दुल्ला लाना चाहते थे दिल्ली एग्रीमेंट में 35A के थ्रू, जिसमें उनका ऐसा मानना था कि अगर आने वाले समय में प्लेबिसाइड मतलब वोटिंग होगी अगर, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो वोटिंग है वो बाहर वाले आके इफेक्ट ना करे। मतलब अगर मान लीजिए हमने बाहर वालों को वहां पे रहने का अलाउ कर दिया, घर खरीद लें, वहां के सिटीजन बन गए, तो जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन होगी वो बाहर वालों से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिससे वो प्लेबिसाइड जो उनकी राजनीति थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से शेख अब्दुल्ला और ये आर्टिकल 35A हिंदुस्तानी दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी एंटी इंडिया था। और दोस्तों आगे जाकर के 1954 से लेकर के 2019 तक जो भी चेंजेस जम्मू एंड कश्मीर में लागू होते हैं वो इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए होते हैं। अब अक्टूबर 1956 को फाइनली जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। 17 नवंबर 1956 को ये जम्मू एंड कश्मीर की राज्यसभा में पास हो जाता है और फाइनली 26 नवंबर 1956 को ये जम्मू एंड कश्मीर पे फाइनली लागू हो जाता है। अब 1964 में जवाहरलाल नेहरू के जाने से पहले वो आर्टिकल 356 इंट्रोड्यूस करके गए थे, जिसके तहत अगर कोई भी प्रेसिडेंशियल या गवर्नर रूल लगता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो पहले क्या था कि अगर कोई भी प्रेसिडेंशियल रूल या गवर्नर रूल लगेगा तो सिर्फ उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी, कि मतलब 6 महीने के बाद उसको हटना ही हटना है, उसकी एक्सपायरी डेट वहीं तक है। तो 356 इंट्रोड्यूस करने के बाद ये अनलिमिटेड हो गया था, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो इमरजेंसी लगा सकता है, वो प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। तो ये चीज इंडिया के फेवर में थी। अब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी गवर्नमेंट 2 और चेंजेस लाती है, जिसमें वो पीएम को सीएम बनाएगी जम्मू एंड कश्मीर का, और सदर रियासत जो पोस्ट थी उसको गवर्नर बोला जाएगा। और ये पॉइंट भी देखा जाए तो अब ये इंडिया के फेवर में था। अब इसके बाद 1965 से लेकर के 1975 तक बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहती हैं और शेख अब्दुल्ला वापस से पावर में आते हैं। वो इंदिरा गांधी से एक सुलह करते हैं और फाइनली जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अभी 1982 तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं। इनके मरने के बाद इनके जो बेटे थे फारूक अब्दुल्ला, वो अगले जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब 1982 से लेकर के 2014 जम्मू एंड कश्मीर ने इतने उतार चढ़ाव देखे, इतनी मिलिटेंसी देखी, इतना टेररिज्म देखा, आर्मी एक्ट, कितनी सारी चीजें देखी, जिसके लिए हमें एक बार अलग से ही डिस्कस करना पड़ेगा। पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये शपथ ले रखी थी कि वो किसी भी तरीके से 370 को हटाएंगे ही हटाएंगे।